तो क्या कारण था कि कोलकाता में ब्रिटिशों ने जूट मिल की स्थापना की? ये एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो गंगा नदी के रास्ते दूर दूर तक पहुंच रखने वाला था। कौन कौन सी चीजें हो रही थी? भारत की दशा क्या थी उस समय? ब्रिटिशों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया, सस्ते कच्चे माल का दोहन किया और उसे वैश्विक बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा। एक्चुअल में बंटवारा क्या इफेक्ट किया जूट इंडस्ट्री को? पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्र जो पहले जूट के लिए महत्वपूर्ण संसाधन और श्रम स्रोत थे, अब अलग हो गए। जूट के प्रोडक्ट्स जहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है? देश सस्टेनेबिलिटी के कारण स्थानीय उत्पादों और पर्यावरण मित्र उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। कोलकाता में कौन कौन से जूट के मिल्स हैं? गुवाहाटी जूट मिल का कारखाना नॉर्थ 24 परगना हेजीनगर में स्थित है। इतना प्रोडक्शन भारत जूट का करती है। वैश्विक जूट उत्पाद बाजार का मूल्य 2024 में $170 बिलियन होने का अनुमान है और यह 2033-35 तक करीब 60% सालाना बढ़ने की उम्मीद है। जूट के मिल अक्सर बीच बीच में बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? प्राकृतिक फाइबर है जो खासकर गर्मी जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे कि भारत और बांग्लादेश। इसकी शुरुआती इतिहास औपनिवेशिक काल तक जाती है, जब ब्रिटिशों ने इसे व्यावसायिक रूप से बढ़ावा दिया। जूट से मुख्य रूप से बैग, रस्सी, सजावटी वस्तुएं और कारपेट जैसे उत्पाद बनते हैं। इसकी टिकाऊ प्रकृति और बायोडिग्रेडेबिलिटी इसे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल बनाती है। जूट की खेती कहाँ पे सबसे ज्यादा होती थी और जूट की इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप हुई इंडिया में? ब्रिटिश काल के दौरान कोलकाता एक प्रमुख जूट व्यापार केंद्र बना। औद्योगिक क्रांति के साथ मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा, जिससे बड़ी जूट मिलें स्थापित हुई। आज भी भारत और बांग्लादेश जूट के प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो क्या कारण था कि कोलकाता में ब्रिटिशों ने जूट मिल की स्थापना की? पूरी हिस्ट्री बताइए और स्टोरी के माध्यम से बताइए। कोलकाता में जूट मिलों की स्थापना का कारण ये था कि ये एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो गंगा नदी के रास्ते दूर दूर तक पहुंच रखने वाला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपनिवेशिक काल में कोलकाता को एक व्यापारिक केंद्र बनाया, क्योंकि यहाँ से जूट आसानी से व्यापार किया जा सकता था। शुरुआती दौर में जूट की खेती आसपास की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा थी और कोलकाता में स्थापित जूट मिलों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया। इस तरह कोलकाता जूट उद्योग का केंद्र बन गया, जो ब्रिटिश काल के दौरान भारत के औद्योगिक विकास का एक प्रतीक बना। ब्रिटिशों को कौन कौन से लाभ मिल रहे थे इस इंडस्ट्री की स्थापना करने पर, और कौन कौन सी हानियां भारत को भुगतनी पड़ी इस इंडस्ट्री के कारण? ब्रिटिशों को जूट उद्योग से कई लाभ मिले। उन्हें सस्ता कच्चा माल मिला, जिसे वैश्विक बाजार में ऊंचे दामों पर बेच सके, और कोलकाता एक आर्थिक केंद्र बन गया, जिससे औपनिवेशिक नियंत्रण मजबूत हुआ। लेकिन भारत को नुकसान हुआ। किसानों को कम दाम मिले, जमीन का शोषण बढ़ा और स्थानीय उद्योग धीरे धीरे कमजोर पड़ गए, जिससे संसाधनों का नियंत्रण ब्रिटिशों के हाथों में रहा। जूट की इंडस्ट्रीज कब स्थापित हुई कोलकाता में? कौन से कारण थे? कौन कौन सी चीजें हो रही थी? भारत की दशा क्या थी उस समय? कोलकाता में जूट मिलों की स्थापना 19वीं सदी के मध्य हुई, खासकर 1850 के दशक से। इसका मुख्य कारण ये था कि कोलकाता एक रणनीतिक रूप से अहम बंदरगाह और रेलवे जंक्शन था, जिससे जूट का उत्पादन और निर्यात आसानी से हो सका। ब्रिटिशों ने औद्योगिक क्रांति का फायदा उठाया, मशीनों का उपयोग किया और जूट को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया। इस दौरान भारत में किसान गरीबी में फंसे रहे, क्योंकि उन्हें कम दाम मिले, जमीन का शोषण बढ़ा और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग पीछे रह गए। इस तरह जूट उद्योग ने औपनिवेशिक भारत की आर्थिक संरचना को गहरा प्रभावित किया। मतलब ब्रिटिश किसी भी तरीके से भारत का उपयोग करके अपने धंधे को या फिर अपने पैसे को बना सकता था। ब्रिटिशों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया, सस्ते कच्चे माल का दोहन किया और उसे वैश्विक बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा, जिससे उनका व्यापार और संपत्ति दोनों बढ़ी, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योग कमजोर पड़ गए। ये औपनिवेशिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा था। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स क्यों तरस रहे थे जूट मिल में काम करने के लिए? उनको कोई दूसरी काम नहीं थे क्या, या फिर गुलामी की जिंदगी ही उनका एक विशेष अधिकार बन चुका था? बहुत हद तक जूट मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के पास विकल्प कम थे। औपनिवेशिक काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी और किसानों को अपनी जमीन से खोने के बाद या मौसम की कठिनाइयों की वजह से कमजोर हो गए थे। जूट मिलों में काम करने से उन्हें नियमित वेतन मिलता था, भले ही वो बहुत कम हो, और यही उनके लिए एकमात्र विकल्प बन गया था। इसलिए ये एक तरह से मजबूरी बन गई और उनकी स्थिति गुलामी जैसी शोषण भरी रही। अलग अलग सालों में, जैसे कि आपने 1850 के बारे में बताया कि उस समय जूट इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही थी, अलग अलग सालों के बारे में बताइए
कि कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली। साथ में बीच में वॉर भी छिड़ गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें कैसे जूट की चीज़ें उपयोग हो रही थी। 1850 के दशक में जूट उद्योग कोलकाता में शुरू हुआ और 1870 के दशक तक ये काफी तेजी से बढ़ा। 1900 के आसपास भारत में जूट निर्यात विश्व स्तर पर प्रमुख बन गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जूट का इस्तेमाल रसद सामग्री के लिए बैग और तंबू बनाने में हुआ, क्योंकि ये मजबूत और सस्ता था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तब भी जूट का सैन्य उपयोग बढ़ा, खासकर सैनिकों के लिए बोरा और अन्य वस्त्र तैयार करने में। इन दोनों विश्व युद्धों ने जूट उद्योग की वैश्विक मांग और महत्व दोनों को बढ़ावा दिया। जो विश्व युद्ध हुए थे उस समय जो प्रॉफिट्स आ रहे थे जूट की खेती से या फिर जूट के इंडस्ट्री से, वो प्रॉफिट कौन ले रहे थे? प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश व्यापारिक घरानों और मिल मालिकों के पास जाता था, जो मुख्य रूप से कोलकाता और लंदन में बैठे थे। भारत में श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी और किसानों को भी उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता था। इस तरह जूट उद्योग से होने वाले भारी मुनाफे का अधिकांश हिस्सा औपनिवेशिक मालिकों और ब्रिटिश पूंजीपतियों के पास गया। तो इन सभी चीज़ों से कब राहत मिली? श्रमिक अपना अच्छा वेतन कब निकाल पाए? ऐसा कभी कोई दिन आया था क्या? मजदूरों को थोड़ा सुधार धीरे धीरे मिला, खासकर स्वतंत्रता के बाद, जब भारतीय श्रम कानून और ट्रेड यूनियन आंदोलन ने जोर पकड़ा। 20वीं सदी के मध्य तक, खासकर 1947 के बाद, मजदूरी में सुधार हुआ और सरकार ने न्यूनतम वेतन, कार्य घंटे और सुरक्षा मानकों को कानूनी रूप दिया। हालांकि ये सुधार बहुत धीरे धीरे और काफी संघर्षों के बाद आया और तब तक श्रमिकों को स्थायी आर्थिक राहत नहीं मिली थी। तो सुधार के बाद कौन कौन से नियम लागू किए गए श्रमिकों के बिहाफ पर, और श्रमिकों को कौन कौन से सुविधाएं मिलने लगी? सुधार के बाद श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की गारंटी दी गई, तय कार्य घंटे निर्धारित किए गए और ओवरटाइम वेतन भी सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा सख्त कानून लागू हुए, जैसे कि काम की जगह पर बीमा, चिकित्सा सहायता और छुट्टी के अधिकार। ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता मिली, जिससे श्रमिकों को अपनी आवाज उठाने और बातचीत करने का अधिकार मिला और साथ ही काम के माहौल में बुनियादी सुधार हुए। उस समय की ग्रोथ को बताइए, जूट के इंडस्ट्री की ग्रोथ को बताइए, और आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ था उससे कौन सी चीज़ें इफेक्ट पड़ी वो भी बताइए। स्वतंत्रता से पहले जूट उद्योग बहुत तेजी से बढ़ा, खासकर 1920 और 1930 के दशकों में, जब जूट का निर्यात दुनिया में सबसे ज्यादा था। आजादी के बाद 1947 में भारत के बंटवारे ने उद्योग को प्रभावित किया, क्योंकि पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्रों से संसाधन और श्रम अलग हो गए। पाकिस्तान में भी कई जूट मिलें चली गई, जिससे भारत में श्रमिकों की संख्या कम हुई और प्रतिस्पर्धा में बाधा आई। हालांकि इसके बाद भी भारत ने जूट उद्योग में नवाचार और नई तकनीक अपनाकर धीरे धीरे पुनरुद्धार किया। एक्चुअल में बंटवारा क्या इफेक्ट किया जूट इंडस्ट्री को? कौन कौन से तकलीफें झेलने को मिली? बंटवारे का असर जूट उद्योग पर गहरा पड़ा। पंजाब और सिंध जैसे क्षेत्र, जो पहले जूट के लिए महत्वपूर्ण संसाधन और श्रम स्रोत थे, अब अलग हो गए। इसके चलते जूट मिलों की सप्लाई चेन बाधित हुई, श्रमिकों की संख्या कम हुई और भारत को नए क्षेत्रों में संसाधन जुटाने पड़े। साथ ही मिलों को कच्चे माल की कमी और उत्पादन में बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धा और क्षमता दोनों प्रभावित हुई। आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, जूट की इंडस्ट्री का कहीं ना कहीं डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, लेकिन कब वो अपनी गाड़ी सही रास्ते पर पकड़ने लगी थी? ऐसा कोई घटना हुआ था क्या? जूट उद्योग ने 1960 के दशक के बाद से धीरे धीरे सुधार दिखाना शुरू किया। सरकार ने जूट के लिए नई नीतियां बनाई, जैसे कि जूट का बढ़ता हुआ निर्यात और मिलों के आधुनिकीकरण पर जोर। साथ ही प्लास्टिक के विकल्प आने के बाद भी सरकार और उद्योग दोनों ने जूट के नए उपयोग, जैसे कि गैर बायोडिग्रेडेबल बैग और जूट आधारित फैब्रिक्स पर ध्यान दिया। इस तरह 1980 और 1990 के दशक से उद्योग ने फिर से स्थिरता और विकास की दिशा बदली। 1980 और 1990 के बाद तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थी जो जूट को टक्कर देने लगी थी। प्लास्टिक्स आए, कई सिंथेटिक्स भी आए, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई थी, एक पूरा लिस्ट बताइए, और कैसे कैसे परिवर्तन हुआ था। 1980 और 1990 के दशक में कई नए विकल्प उभरे, जिनमें प्रमुख थे प्लास्टिक, जैसे पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन, साथ ही सिंथेटिक फैब्रिक्स जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर। इसके अलावा पेपर बैग, कॉटन बैग और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल विकल्प भी आए। बदलाव ये हुआ कि जूट की मांग कम होने लगी, क्योंकि प्लास्टिक सस्ता, टिकाऊ और आसानी से उत्पादन योग्य था। उद्योग ने फिर भी प्रयास किए, जैविक जूट, मिश्रित सामग्री और नई डिजाइनों के जरिए प्रतिस्पर्धा बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन इन सिंथेटिक विकल्पों ने बाजार पर दबाव बनाए रखा। तो अब कौन कौन सी चीज़ें कितने कितने मार्केट को पकड़ के रखी हुई है? भारत में जूट के जो मार्केट कैप है
उन पे भी फोकस कीजिए। भारत में जूट उद्योग अभी भी महत्वपूर्ण है। देश ने 2022-23 अवधि में लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन जूट उत्पाद बनाए और लगभग 1.77 लाख टन का निर्यात किया। भारत वैश्विक कच्चे जूट आपूर्ति का लगभग 60% हिस्सा देता है और इसके उत्पादन का करीब 70 से 75% पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। घरेलू जूट बैग बाजार भी बढ़ रहा है और 2025 तक यह करीब $106 मिलियन से बढ़कर 2034 तक $213.8 मिलियन होने की उम्मीद है। हालांकि इस वृद्धि के बावजूद जूट बाजार को सिंथेटिक विकल्पों और सीमित तकनीकी अपनाने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो कॉस्ट और कंडीशंस की तुलना कीजिए जूट और अन्य जो बैग्स हैं उनके। भारत में जूट और अन्य बैगों की लागत तुलना में प्लास्टिक बैग सबसे सस्ते होते हैं, लगभग 10 रुपए प्रति पीस, जबकि जूट बैग की खुदरा कीमत करीब 70 रुपए प्रति पीस होती है और कॉटन बैग थोड़े महंगे होते हैं। हालांकि जूट और कॉटन बैग का फायदा यह है कि वे कई बार इस्तेमाल होते हैं, जिससे प्रत्येक उपयोग लागत कम हो जाती है, जबकि प्लास्टिक बैग एक बार उपयोग होने पर सबसे सस्ती पड़ती है, लेकिन लंबी अवधि में महंगी साबित हो सकती है। इन सभी के मार्केट कैप्स को बताइए, तुलना कीजिए और कहाँ पे एक्सपोर्ट होता है जूट वो भी बताइए। भारत में जूट बैग बाजार का आकार बढ़ रहा है और यह 2025 में करीब $106.4 मिलियन से बढ़कर 2034 तक $213.8 मिलियन तक पहुंचने वाली है। लेकिन यह अभी भी प्लास्टिक बैग बाजार लगभग $22.4 अरब के मुकाबले बहुत छोटा है। जूट बैग का निर्यात 162 से 770 देशों को होता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर लगभग 49% का हिस्सा रखते हैं। प्लास्टिक अभी भी मात्रा में सबसे बड़ा है, जबकि जूट मुख्य रूप से टिकाऊपन वाले बाजार में उभर रहा है। जूट के प्रोडक्ट्स जहाँ पे भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनके थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है? क्यों दूसरे कंट्रीज जूट के प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं? जूट उत्पादों को अन्य देशों में लेने के पीछे कई कारण हैं। पहला, यह पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के लिए अनुकूल है, जिसे पर्यावरण जागरूक बाजार इसे पसंद करते हैं। दूसरा, यह टिकाऊ और मजबूत है, जिसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, कई देश सस्टेनेबिलिटी के कारण स्थानीय उत्पादों और पर्यावरण मित्र उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। इस सोच से जूट के उत्पाद न सिर्फ आर्थिक रूप से आकर्षक होते हैं, बल्कि एक स्थिर, नैतिक और पारंपरिक विकल्प भी माने जाते हैं। जूट से हटकर जो अन्य चीज़ें हैं उन प्रोडक्ट्स का भी तो ये लोग मांग करते होंगे। दोनों की तुलना कीजिए कि कितनी मांग कौन कौन से प्रोडक्ट्स की है और कौन कौन से कंट्रीज में है। जूट उत्पादों की वैश्विक डिमांड में हल्की बढ़ोतरी है, लेकिन इसकी ग्रोथ औसत रूप से करीब 2 से 8% सालाना है, जबकि प्लास्टिक की मांग अभी भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह सस्ती और आसानी से उपलब्ध है। जूट के प्रमुख निर्यात देश अमेरिका लगभग 31%, ब्रिटेन 16% और फ्रांस 10% है। भारत में जूट को सस्टेनेबल विकल्प के रूप में बढ़ावा मिल रहा है, जबकि प्लास्टिक और कॉटन बैग अलग अलग बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। यानी कि जूट की डिमांड तो है, अलग अलग कंट्रीज जो है वो जूट की डिमांड तो कर रही है। अब बात ये उठती है कि भारत उन सभी डिमांड्स को पूरा कर पा रही है या फिर नहीं। भारत विश्व भर में जूट का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है और इसके उत्पादन का लगभग 60 से 70% हिस्सा वैश्विक स्तर पर आता है, लेकिन भारत अपने उत्पादन का करीब 90% हिस्सा घरेलू रूप से ही इस्तेमाल करता है, जिससे वो पूरी वैश्विक मांग को नहीं पूरा कर पाता। भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, बल्कि वह अधिकतर तैयार उत्पादों का निर्यात करता है और इस वजह से अभी भी कुछ जूट और जूट वस्त्र भारत में आयात किए जाते हैं। कौन कौन से कारण है कि भारत दूसरे कंट्रीज के जो डिमांड है उनको पूरा नहीं कर पा रही है? भारत अभी भी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को कवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाई है, खासकर आधुनिक मशीनरी और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कमी के कारण। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कच्चे माल की निर्भरता और उन्नत प्रौद्योगिकी की कमी भी बाधा है। इन्हें दूर करने के लिए भारत को उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी, मशीनरी में निवेश करना होगा, गुणवत्ता सुधारनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ बेहतर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई नेटवर्क विकसित करने के लिए। तो क्या कारण है कि भारत उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा पा रही है? कौन से कारण है कि मशीनरी में निवेश नहीं हो रही? भारत की जूट उद्योग में निवेश की कमी के पीछे मुख्य कारण है पुरानी मशीनरी और कम उत्पादकता, जैसे पूंजी पर वापसी अनिश्चित रहती है। इसके अलावा श्रमिक प्रबंधन समस्याएं, सस्ते सिंथेटिक विकल्पों से प्रतिस्पर्धा और वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमी भी बाधा बनती है। छोटे और मझोले मिलों के कारण भारी पूंजी निवेश मुश्किल है और उत्पादन क्षमता पुराने स्तर पर रह जाती है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम और जोखिम अधिक हो जाता है। तो इस पर भारत सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही क्या? जब
मिलों में सुधार आएंगे, मिल के मशीनों को अपडेट कर सकते हैं और उत्पादन क्षमता बढ़ाया जा सकता है। एक्सपोर्ट्स के नए नए रास्ते खुल सकते हैं जूट के लिए। तो इसमें सरकार अपना हाथ क्यों नहीं डाल रही? भारत सरकार ने जूट उद्योग के आधुनिकीकरण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मशीनरी आधुनिक करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है और जूट को भी राष्ट्रीय फाइबर मिशन में शामिल किया गया है। हालांकि बावजूद इन पहलों के निवेश की दर कम रही है और मशीनरी सुधार धीरे धीरे हो रहा है, जिससे पूरी क्षमता अभी तक हासिल नहीं हुई है। तो आपने बताया कि मशीनरी की सुधार हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। तो ये सही है? मतलब कि भविष्य में क्या मशीनरी पूरी सुधार हो सकती है और जो दूसरे कंट्रीज की डिमांड है वो भी पूरी हो पाएगी? हाँ, संभावना है, लेकिन यह काफी हद तक सरकार, उद्योग और निजी निवेशकों के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करेगा। अगर सरकार अधिक वित्तीय सहायता, नई टेक्नोलॉजी और वैश्विक साझेदारियों पर जोर देती है तो मशीनरी में सुधार तेज हो सकता है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, लागत घटेगी और भारत धीरे धीरे वैश्विक मांग को पूरा करने की दिशा पर बढ़ सकता है, लेकिन ये समय और लगातार आगे प्रयास मांगता है। ओके, सो ग्राउंड लेवल पर बात करते हैं। कोलकाता में कौन कौन से जूट के मिल्स हैं? प्रमुख के नाम बताइए और वो कहाँ कहाँ स्थापित है? कोलकाता क्षेत्र में कुछ प्रमुख जूट मिलें हैं। ग्लोस्टर लिमिटेड का ऑफिस कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। वहीं नैहाटी जूट मिल का कारखाना नॉर्थ 24 परगना, हैजीनगर में स्थित है। अंबिका जूट मिल और बैली जूट कंपनी दोनों का ऑफिस कोलकाता के द मिडलटन स्ट्रीट में है, जबकि अंबिका का कारखाना बेलूर माथ, हावड़ा में और बैली का कारखाना बाली, हावड़ा में स्थित है। कितना प्रोडक्शन भारत जूट का करती है और कितना डिमांड है भारत के बाहर की कंट्रीज की? भारत ने 2022-23 में लगभग 1.5 मिलियन टन जूट का उत्पादन किया था और यह वैश्विक कच्चे जूट आपूर्ति का करीब 60% हिस्सा है। हालांकि भारत अपने कुल उत्पादन का लगभग 90% घरेलू उपयोग के लिए रखता है, जिससे निर्यात केवल 170,000 टन रहा। वैश्विक जूट उत्पाद बाजार का मूल्य 2024 में $170 बिलियन होने का अनुमान है और यह 2033-35 तक करीब 60% सालाना बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन भारत अभी तक पूरी वैश्विक मांग को पूरा नहीं कर पाया है। ओके, सो मिल वर्कर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पहले मिल वर्कर्स की कौन कौन सी सुविधाएं थी और अभी जूट मिल के वर्कर्स की कौन कौन सी सुविधाएं हैं। पहले जूट मिल श्रमिकों को लगभग कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती थी और वे अत्यधिक असुरक्षित परिस्थितियों में रहते थे। स्वतंत्रता के बाद कानूनी सुरक्षा जैसे कि न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का जैसे PF और ESI लागू हुई, लेकिन अभी भी बहुत से श्रमिक अस्थायी और ठेके पर काम करते हैं, जिससे उन्हें पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती। हाल ही में बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं सुधरी हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ठेका श्रमिकों को PF और ग्रेजुएटी जैसे लाभ नहीं मिलते। जूट के इंडस्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों की कौन कौन सी बीमारियां दिखाई देती है और साथ ही जो टेक्नोलॉजीज की कमी है तो लोगों को इंजरीज भी काफ़ी होती है, जैसे हाथ की उंगली का कट जाना या फिर कोई दूसरी इंजरी हो जाना। जूट मिल श्रमिकों में सामान्य रूप से श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, साथ ही मस्कुलोस्केलेटल विकार जिसमें कमर और हाथों में दर्द शामिल है। इसके अलावा मशीनरी से होने वाली चोटें जैसे उंगली कटने और तेज आवाज के कारण सुनने की क्षमता में कमी भी काफी आम है। खराब कार्य परिस्थितियों, अधिक धूल और उचित सुरक्षा उपकरणों की कमी ने इन जोखिमों को बढ़ाया है। जूट के मिल अक्सर बीच बीच में बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? जूट मिलों के बार बार बंद होने के पीछे मुख्य कारण है कच्चे जूट की आपूर्ति और कीमतों में उतार चढ़ाव, जो अक्सर 7,000 प्रति क्विंटल से ऊपर हो जाती है, जबकि सरकारी कीमत 65 तय है। साथ ही कमजोर आर्थिक स्थिति, कम मूल्यवर्धन, श्रमिकों के बीच असंतोष और सस्ते सिंथेटिक विकल्पों से प्रतिस्पर्धा भी उत्पादन में स्थिरता नहीं बने देती, जिससे कई मिलें या तो आंशिक रूप से बंद रहती है या पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो इसका मतलब जो आपने आंकड़े बताए, प्रोडक्शन की कीमत जो लागत कीमत है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो इससे तो जूट की मिलें हानि में ही जाएगी। बिल्कुल, यही समस्या है। जब कच्चा जूट महंगा हो जाता है और मिलों को तय कीमतों पर उत्पाद बेचने पड़ते हैं तो उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है, जिससे मुनाफा कम होता है या नुकसान होने लगता है। इसी वजह से मिलें बार बार बंद होती हैं, क्योंकि वे अपनी लागत तक की नहीं निकाल पाती और इससे श्रमिकों को स्थिर रोजगार नहीं मिलता। सो एक ज़रूरी ये बात लगती है कि जो भी जूट के प्रोडक्ट्स रहते हैं वो पूरी दुनिया मांग कर रही है,
इसका एक सबसे प्रमुख कारण ये रहता है कि ये नेचर को हानि नहीं पहुंचाती। लेकिन दूसरे जो जूट के कंपैरिजन के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जो दूसरी चीज़ों से बनते हैं वो नेचर को हानि पहुंचाती है। तो इसीलिए जूट के प्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए और कहीं ना कहीं भारत को इस पर ध्यान भी देनी चाहिए। यही बात काफी महत्वपूर्ण है। जूट बायोडिग्रेडेबल, टिकाऊ और कम कार्बन फुटप्रिंट वाला विकल्प है, जिससे वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय जागरूकता के चलते इसकी मांग बढ़ रही है। अगर भारत जूट उत्पादन और तकनीक में निवेश करे तो वह न सिर्फ अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, बल्कि वैश्विक बाजार में स्थिर और बढ़ती हुई हिस्सेदारी भी हासिल कर सकता है। क्योंकि दूसरे कंट्रीज तो मांग कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज को ये भी पता है कि हम लोगों को कंज्यूम तो करना है, लेकिन उन चीज़ों को कंज्यूम करना है जो नेचर को सुरक्षित रख सके। तो जूट इस कैटेगरी में बहुत अच्छे काम करती है। बिल्कुल यही वजह है कि कई देश अब जूट जैसे प्राकृतिक टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। जूट का उत्पादन बढ़ाने से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आएगी और देश एक सकारात्मक सतत विकास वाले वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना सकेगा। सो आज जूट और जूट के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करके बहुत मजा आया। मुझे भी अच्छा लगा। जूट की इंडस्ट्री का इतिहास और उसका भविष्य दोनों ही काफी दिलचस्प है। अगर आगे भी आप किसी इंडस्ट्री या किसी और टॉपिक पर विस्तार से बात करना चाहें तो जरूर बताइएगा।